हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी के वीडियोस। आप सभी के 9th और 10th की तैयारी हम स्टार्ट करा चुके हैं डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला में। सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और मैं आपको हिंदी की क्लासेस देती हूँ। आज जो हम लेकर आए हैं हिंदी, ये क्लास 10th के लिए। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में हम कोर्स ए शुरू करा चुके हैं, तो एक साथ में दो कोर्सेज तो नहीं हैंडल कर सकती, इसलिए अभी कोर्स ए शुरू कराया है, जल्द ही कोर्स बी भी शुरू कराऊंगी। तो कोर्स ए जो हमने शुरू कराया है, इसमें हमारी 2 बुक चलती हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ये सारी चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाती हूँ ताकि आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो। तो क्षितिज भाग 2 जो है वो एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे 2 खंडों में विभक्त है। 2 खंड यानी कि काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में 6 चैप्टर हैं और गद्य खंड में भी 6 चैप्टर हैं। तो क्षितिज में टोटल मिलाकर हमारे पास 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब हमने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी तक 4 चैप्टर कर चुके हैं और 5वां चैप्टर यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये हमारा 5th चैप्टर है, जिसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा दिया था। लास्ट वीडियो आपने देखा। आज हम कराने के लिए जा रहे हैं आपको इसी बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन। दोनों ही हमारी जो कविताएं हैं उनके अलग अलग क्वेश्चन हैं। जिस तरीके से बुक में दिए गए हैं उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाली हूँ, सोल्यूशन लेकर आई हूँ इनके। लेकिन इसको शुरू करूँ उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि इस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वाइज से। ठीक है, तो अब जब आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस पेपर रेडी किया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो वो है DPP नंबर 5। उसे आपको डाउनलोड करना है और करने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर आपका 30 मार्क्स का है। यहाँ पर 2 आपके सामने काव्यांश रखे गए हैं, एक दंतुरित मुस्कान से और एक फसल से। ठीक है, दोनों काव्यांश को आपको करना है जिस पर बहुविकल्पीय प्रश्न है 5-5, तो 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और फिर 10 प्रश्न आपके वर्णात्मक हैं जो 2-2 मार्क्स के दिए गए हैं। उन सभी को आपको लिखना है। लिखने के बाद उसे आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। आप जब उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, अब आप ये कहो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अरे कौन करे, लिख कर क्या करें, हम पढ़ लेते हैं, खाली हो जाएगा। एग्ज़ाम कोई भी ओरली नहीं होगा, याद रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम कभी ओरली नहीं होता, ये आप सभी को पता है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। आप जब पूरा साल नहीं लिखते ना तो ईयर एंड में क्या होता है कि मैम टाइम कम मिलता है और हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाता, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हमसे मिस्टेक बहुत होती है, आंसर कैसे बनाते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं ना कि मैम आंसर राइटिंग पे एक वीडियो बना दीजिए, मैम हाउ टू इम्प्रूव अवर राइटिंग है, हाउ टू इग्नोर आवर मिस्टेक्स, कैसे, तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं आती हैं। ये मैं पिछले 1-2 साल से फेस कर रही थी, ऐसे कमेंट्स बहुत आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने इस बार ये किया है कि आपको डेली हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस पेपर देती हूँ ताकि आप उसे लिख के सॉल्व करो। इससे देखिए, सबसे पहले तो आपको आंसर्स बनाना आ जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम कम कर पढ़ने वाली मुसीबत नहीं होगी, हैंड राइटिंग सुधरेगी, मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो और साथ ही साथ आपका रिवीजन तो होता ही चल रहा है। ठीक है ना, अब एक पेपर आपका, हर चैप्टर का पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं ना आपको। तो इसीलिए आपको हर पेपर लिटरली लिख कर सॉल्व करना है। ठीक है, इतने सारे फ़ायदे गिना रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग को लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जब ये वाला हमारा ख़त्म होगा तो फिर से मैं इस बारे में आपको बताऊँ। ठीक है, तो चैप्टर हमारा यहाँ पर है नंबर 5, ये दंतुरित मुस्कान और फसल। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, जो एनसीईआरटी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, उन्हीं के आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास जो कविता आ रही है वो है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, पहली कविता यही है ना, दंतुरित मुस्कान। तो इस पर पहले क्वेश्चन से इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट। तो पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब कवि जो है वो अपने बच्चे को इतने टाइम बाद देख रहे हैं, या आप बोलो कि पहली बार देख रहे हैं, और जब उन्होंने देखा तो उसके छोटे छोटे दांत निकल आए और वो मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान से वो पूरी तरीके से सम्मोहित हो चुके हैं।
इतना ज़्यादा सम्मोहित हो चुके हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देने की जो काबिलियत बताई है, कठोर हृदय वालों को भी कोमलता आ जाए उसकी मुस्कान को देखकर। और कवि तो पूरी तरीके से सम्मोहित हो ही चुके हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। दंतुरित का अर्थ है बच्चे में पहली बार दांत निकलना, ठीक है। दंतुरित का मतलब होता है पहली बार दांत निकलना। बच्चे के छोटे छोटे दांत निकलते हैं, नीचे से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे, छोटे छोटे से निकलते हैं। सबसे पहले बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बांस और बबूल जैसे कठोर प्रवृत्ति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अब कवि का जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था ना, तो हमने आपको ये बताया था कि वो बहुत ही यायावार प्रवृत्ति और अक्खड़ स्वभाव के हैं। अक्खड़ स्वभाव का मतलब क्या है, एकदम मतलब एक जो कहते हैं ना बहुत ही शुष्क व्यवहार होता है, जिसकी बोली अच्छी नहीं होती, किसी को भी जो सही है नहीं देखते कि हमारे बोलने से सामने वाले को क्या फर्क पड़ने वाला है, बस बोल देते हैं। तो उस तरह की अक्खड़ स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, एकदम फटाक से बोल देने वाले। तो ऐसा कठोर और शुष्क स्वभाव रखने वाले कवि भी अपने बच्चे के, ऐसे बच्चे जिसका छोटे छोटे दांत निकले, उसकी मुस्कान को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्वभाव भी एकदम शेफालिका के फूल की तरह हो गया है, जो बहुत ही कोमल होता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई कि कवि जो हैं वो क्या हैं, प्रवासी जीवन जीते हैं। प्रवासी जीवन जीते हैं तो एक तरीके से उन्होंने गृहस्थी कभी देखी नहीं, बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे से मिले तक नहीं, बच्चे की पैदाइश के 6-8 महीने बाद उससे मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो गृहस्थ जीवन में रहते नहीं, हमेशा घूमते रहते ही आया। तो वो सन्यासी एक तरीके से जो व्यक्ति हैं, उस बच्चे से इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए कि अब वो गृहस्थ जीवन में वापस आ रहे हैं, अब अपने बच्चे के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कंडीशन उन्होंने क्या बताई कि उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वो मृत व्यक्ति में भी जान डाल दे। ये पॉसिबल नहीं है, मरे हुए व्यक्ति में कोई भी जान फूंक ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम लॉजिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन ये बात इन्होंने कविता में लिखी है। तो इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में इतना डिप्रेशन है, इतनी निराशा है कि वो जीवन की आशा छोड़ चुका है, उसे अब मृत्यु चाहिए, अब उसे इसके लिए उस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन की आस को छोड़ चुका है, वो अगर इस बच्चे के संपर्क में आ जाए तो उसके अंदर भी जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इस तरीके की उन्होंने बताई है अपने बच्चे की मुस्कान, और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि कवि अपना जो घुमक्कड़ जीवन है उसे त्याग कर अब वापस घर पे रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चे की मुस्कान से मोहित होकर। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। चलिए, बहुत बड़ा एक सवाल पूछा है, और आज के समय में ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत आसान भी है, ठीक है। एक बच्चा जब हंसता है तो उसका मन अगर खुश है, प्रसन्न है, वो हंसता है। उसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसकी मुस्कान में कुटिलता है, व्यंग है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती। उसकी मुस्कान निश्चल मुस्कान है, उसे जैसा महसूस होता है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर उसे अच्छी लग रही है कोई चीज़ तो वो उसको देखकर मुस्कुराएगा। लेकिन एक बड़े व्यक्ति का मुस्कान वो मौका परस्त होता है, यानी कि जहां उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हंसने में फ़ायदा है वो हंसेगा, नहीं फ़ायदा वो नहीं हंसेगा। कुटिलता भरी मुस्कान हो सकती है, व्यंग भरी मुस्कान हो सकती है, यानी कि मुस्कान के भी अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति और एक बच्चे की मुस्कान में यही फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पर किस देखे, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला है, बच्चे अबोध होते हैं, यानी कि बहुत ही भोले। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट में कृत्रिमता भी होती है। कृत्रिमता मतलब बनावट होती है, आर्टिफिशियल जिसे हम बोलते हैं। लोग तो अगर ठीक है, सामने वाला मन से आप मुस्कुराने की इच्छा नहीं है लेकिन मुस्कुरा दिया, ये इस तरीके से होता है। बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते कि नहीं वो मौका आएगा तब हम हाथ मुस्कुराएंगे, ऐसा नहीं होता। वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है।
यानी कि बड़े जब मुस्कुराएंगे तो उसका अपना एक रीजन होता है, अगर रीजन नहीं है तो वो मुस्कुराना नहीं चाहते। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती है। अब हम मुस्कुराएं तो वो आकर्षण नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराए तो सभी उसको गोद में लेना चाहेंगे। मेरी मुस्कान का मतलब मैं बड़ी हूँ, मेरी मुस्कान का इतना असर नहीं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा करेगा तो उसको सभी सम्मोहित हो जाते हैं। तो अब क्या है, बड़ों की मुस्कान इतना आकर्षण पैदा नहीं करती जितना बच्चों की मुस्कान आकर्षण पैदा करती है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। अब आपको वो बिंब निकाल के बताने हैं, ठीक है। बिंब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। ऐसे शब्दों को जो हमारे किसी स्पर्श इंद्रियों से कनेक्टेड हो, मतलब कोई भी इंद्री जो हमें महसूस कर सके उससे कनेक्टेड हो, तो वो बिंब कहलाती है। अब इसको कैसे हम समझाते जा रहे हैं आपको, देखिए। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। मृतक में भी डाल देगा जान, तो पहली क्या है बिंब हमारा दिखाया गया, मृतक में भी डाल देगी जान। दूसरा आता है, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब ना खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। तो ये भी एक दृश्य बिंब है। भाई कमल का खिलना हम क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं। वो कहाँ खिलता है, वो खिलता है तालाब में, लेकिन खिला कहाँ है, वो कवि की झोपड़ी में। तो वो हमारा क्या हो गया, दृश्य बिंब हो गया। और ये जो मृतक में भी जान डाल दे, तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण अर्थात पत्थर भी पिघलकर जल बन जाए, पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। नेक्स्ट आते हैं, कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शिफालिका के फूल से करता है, ठीक है। उसकी कैसे करता है, शिफालिका की झूल जो कोमल है, स्पर्शता। फिर क्या है, झरने लग पड़े शिफालिका के फूल। पांचवा बिंब क्या है, बच्चा जब तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है। ये भी एक दृश्य बिंब है। क्या है, देखते तुम इधर कन की मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वो क्या देखते हैं कि बच्चा जो है कनकी मार के देख रहा है और जब नजर मिलती है तो वो मुस्कुराने लगता है। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, आपका दृश्य बिंब के अंतर्गत आता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, जहां हमें कुछ पंक्तियों के भाव को प्रकट करना है। पहली पंक्ति है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब इसका क्या तात्पर्य है, समझिए इसको। सबसे पहले ये समझिए कि तालाब में क्या फूल कमल कहाँ खिलता है, तालाब में। तो ये जो जलजात है इसका तात्पर्य क्या है, कमल, ठीक है। जल जात यानी कि जल में उपजा हुआ, तो जल जात यानी कि जल में उपजा हुआ क्या है, कमल है। कमल कहाँ खिलता है, तालाब में। तालाब में क्या होता है, कीचड़ में। तो इसलिए कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है। भाई तालाब क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में पानी आएगा तो कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कमल कहाँ खिलता है, मिट्टी में। अब क्या हुआ कि जो उनका बच्चा है वो क्या है, खेल रहा है, नीचे खेल रहा है, उसके शरीर में मिट्टी लग गई है, तो उसका शरीर क्या है, धूल धूसर हो गया, अर्थात मिट्टी से लथपथ हो गया है। वो जब भी खेल रहा है, मजा आ रहा है, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। तो उसको देखकर उन्हें क्या याद आया, कमल। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। बच्चा भी इस समय कैसे है, कीचड़ में, अर्थात मिट्टी में सना हुआ है। और बच्चा लेकिन तब भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। भाई कमल कीचड़ में होने के बावजूद भी कितना खूबसूरत लगता है, और बच्चा भी यहाँ मिट्टी में पूरी तरीके से सन जाने के बाद भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसे कमल के साथ कंपेयर किया कि कमल। अब क्या है, कमल तो तालाब में खिलता है, लेकिन इस समय कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है, झोपड़ी में। तो उन्होंने बोला कि ये प्यारा सा बच्चा देखकर ऐसा लग रहा है कि आज कमल जो है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, अर्थात बच्चे को एक कमल के समान बताया है। सुंदर। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं।
आशय यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में बहुत उल्लास है। तो बच्चे की हंसी पे तो पूरी कविता है, लेकिन इससे पहले वाली पंक्ति क्या थी? धूल धूसर तुम्हारा ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहा जलजात। तो यहाँ पर शरीर से जो उन्होंने तात्पर्य की, हंसी तो उसकी है ही फूलों जैसी, मगर शरीर की कोमल, शरीर की जो में जो धूल लगी है उसे उन्होंने तालाब के कीचड़ के साथ कंपेयर कर दिया है। ठीक है, अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बांस और बबूल। ठीक है, बांस, यहाँ पर बांस का मतलब जानते हैं, बांस क्या होता है? कठोर होता है। बबूल का कांटा क्या होता है? चुभने वाला होता है। अब जब हमने कवि का जीवन परिचय पढ़ा था तो हमने क्या बताया था? कवि अक्सर यायावार जिंदगी जीते थे, मतलब हमेशा प्रवासी रहे, बाहर ही रहते थे और बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे, यानी कि बहुत ही कठोर और शुष्क उनका नेचर था। लेकिन इतने कठोर और शुष्क होते हुए जब वो अपने बच्चे की इस दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इतने कठोर के पास भी क्या हुआ? शेफालिका के फूल झरने। शेफालिका का फूल यानी कि बहुत ही कोमल वाला फूल होता है, उसको उंगली लगाओ तो भी वो जो है झड़ना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि मैं इतना अक्खड़ स्वभाव का, इतना कठोर प्रवृत्ति का, इतना शुष्क स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन इस प्यारी सी दंतुरित मुस्कान देखकर मुझे जो है मेरे अंदर कोमलता महसूस हो रही है और इस मुस्कान से मेरे आसपास भी वो कोमलता का एहसास मुझे हो रहा है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस या बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष भी भूल झड़ने लगते हैं। भावहीन और संवेदन शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार होता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का नीरस मन भी प्रफुल्लित हो गया है। तो जैसे कि हमारे कवि क्या हैं? वो नीरस हैं, इसीलिए वो इतने अक्खड़ स्वभाव के हैं, लेकिन जब बच्चे के संपर्क में आए तो क्या है? उनका मन भी प्रफुल्लित हो गया, यानी कि उनके अंदर भी वो कोमलता आ गई है। अब आ गए हम इसी कविता यानी कि दंतुरित मुस्कान से रचना अभिव्यक्ति। तो रचना अभिव्यक्ति आधारित हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान कब आती है? तब मन बहुत ही प्रसन्न हो, अच्छा लग रहा हो। लेकिन क्रोध कब आता है? जब हमें कोई चीज अच्छी ना लग रही हो। इनकी उपस्थिति में बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। अब जो चीज, जैसे मुस्कान है तो उससे क्या वातावरण बनेगा? क्रोध है तो उससे क्या वातावरण? तो ये भिन्न भिन्न वातावरण का आपको चित्रण करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है। मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिए, हम मुस्कुराते कब है? जब हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। क्रोध यानी कि गुस्सा हम तब करते हैं जब हमारे आसपास या हमसे कोई चीज अच्छी नहीं हो रही हो, तो ये कारण होता है। अब जब हमारे अंदर ये भाव होगा तो इससे आसपास, हमारे आसपास का भी माहौल बदलता है। उससे क्या होता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुस्कान से देखेंगे। निश्चल तथा प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के हृदय को मुग्ध कर सकता है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती। बात सही है। अगर मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा है, नाराज है, आप मुस्कुरा के उसको कितनी आसानी से मना सकते हो ना। और इससे क्या है, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। अब अगर क्रोध होगा, अगर आपको गुस्सा है तो क्या होगा? क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है, यानी कि हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। ये असंतोष की भावना हम कैसे व्यक्त करते हैं? क्रोध के जरिए। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनाव युक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बात सही है। अगर हमें गुस्सा आया तो हमारे आसपास का माहौल बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे कि अब गुस्सा क्या होता है। वो हमारे सोचने की जो क्षमता है वो खत्म कर देता है, और तब अगर क्रोध में हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता।
है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि वो आसपास के माहौल को तनावयुक्त कर दे सकता है और क्रोध व्यक्ति के सोचने समझने, डिसीजन लेने, इन सभी के ये क्या करता है, शक्ति को समाप्त कर देता है। प्रश्न संख्या 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। अब एक छोटा बच्चा, आप सभी किसी न किसी छोटे बच्चे के संपर्क में आए होंगे, तो एक छोटे बच्चे की को छोटे छोटे दांत कब निकलते हैं, लगभग 6 से 8 महीने के आसपास। तो यहाँ पर क्या बताया गया, दंतुरित मुस्कान, यानी कि जिसके अभी अभी दांत निकले हों। तो हम 5, 6, 7, 8 ये 4 महीने के आसपास हम बता सकते हैं कि बच्चे की उम्र इतनी होगी, इतने महीने की होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं, कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाता है। तो इन्होंने 9 बताया, कम बताया तो 6 महीने, 6 से 8 महीने हमने बोला था। परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। अब मधुपर्क का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया मधुपर्क सिर्फ यहाँ पर शहद चटाना नहीं है, वो दूध भी पिला रही है, खीर भी खिला रही है, सब कुछ करा रही है। मतलब एक बच्चे को जो पोषणता की ज़रूरत है वो सब कुछ करा रही है, यानी कि बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि बच्चा थोड़ा सा सोच, देखने और समझने लगा। तो 1 साल के बच्चे के अंदर वो समझ डेवलप होती है। तो यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं 9 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा रहा होगा। 7वां प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चा पहली बार अपने पिता के संपर्क में आया है। अब पहली बार संपर्क में आने की वजह से क्या हुआ कि वो बच्चे को पहचान नहीं पा रहा, पिता को पहचान नहीं पा रहा है। तो इससे क्या है कि वो लगातार उनको देख रहा है, क्योंकि उनके लिए वो अजनबी है, मेहमान है। तो वो पूरा जो एक चित्र भर के आ रहा है जब किसी अनजान से मिल रहा है, तो उसको आपको यहाँ अपने शब्दों में बयां करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित है, क्योंकि दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा है। मतलब एक तो अजनबी है ना, इसलिए लगातार उनको देख रहा है। बच्चा कहीं देखते देखते थक ना जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, क्योंकि बच्चा को तो समझ नहीं है इसलिए वो लगातार देख रहा है। जब उसको समझ तो वो अपनी आंखें हटा लेते हैं कि बच्चा थक जाएगा, किंतु बच्चा उसे तिरछी निगाह से देखता है और जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। क्या होता है, दोनों की जब मिलती तो वो मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को इतनी अच्छी लगती है कि उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। यानी कि जो अपनी घर गृहस्थी संसार सब छोड़कर हमेशा घूमता रहता था, अब उस बच्चे से ऐसा सम्मोहित है कि अब वो घर में ही रहना चाहता है। अब हमारी शुरू हो रहा है फसल कविता, ठीक है। पहली कविता हो गई, अब हम सेकंड कविता पे आ गए। कौन सी, फसल। कवि के अनुसार फसल क्या है। अब उन्होंने फसल यहाँ पर क्या बताई है, ये किसानों की मेहनत भी है, नदियों के पानी का जादू भी है, मिट्टी के गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, हवा का थिरकन है, सब कुछ उन्होंने मिला जुला कर जो है वो फसल को बताया है। तो देखिए क्या है, कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। बात सही है। अगर ये प्राकृतिक सहयोग नहीं मिले तो किसान भी फसल को नहीं उगा सकता। किसान को अगर फसल उगानी है तो प्राकृतिक सहयोग चाहिए, प्राकृतिक सहयोग मिले तो परिश्रम भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों का मिला जुला मेल ही फसल होती है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इनमें से सभी का योगदान सम्मिलित है। तो समझ में आया। अच्छा, इस कविता में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि एकता सहयोग की बात करी गई है। ये सिर्फ फसल के लिए नहीं है। अगर आपसे मान लीजिए ऐसा कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाए जहां पर बोला जाए कि इस फसल से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो यहाँ पर सामाजिक तौर पर कार्य करना, पारिवारिक तौर पर मिलजुल कर काम करना, सहयोग देकर काम करना, काम ज़्यादा आसान तरीके से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, ये आवश्यक तत्व कौन से हैं? अब किस फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला है पानी, ठीक है, दूसरा है मिट्टी, मिट्टी का गुणधर्म पानी है, मिट्टी का गुणधर्म है सूरज की किरणें हैं, हवा है, हवा मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, हवा का मतलब यहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लिख सकते थे, किसी भी पेड़ पौधे को उपजने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? हवा में मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। सबसे अहम जो रखा है वो है मनुष्य का परिश्रम, फिर है पानी है, मिट्टी है, धूप है, हवा है। तो धूप का मतलब क्या हो गया? जो सूरज की किरणें थी वो हुआ, हवा की थिरकन मतलब हवा हो गया, मिट्टी का गुणधर्म यानी मिट्टी, नदियों का पानी का जादू यानी कि पानी, और लाख 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 कोटि कोटि इस हाथों के स्पर्श की महिमा। तो इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो आवश्यक हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 3 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? अब उन्होंने क्या बोला? फसलों के हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा, इन दो पंक्तियों से वो कहना क्या चाहते हैं? तो देखिए क्या कहना चाहते हैं। फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता हो, तो ये सभी प्राकृतिक सहयोग है। हम इनको अगर कंपाइल करते हैं तो ये क्या बनता है? प्राकृतिक सहयोग बनता है। परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। मान लीजिए पूरा प्राकृतिक सहयोग मिल रहा है, धूप अच्छी मिल रही है, हवा अच्छी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन अगर किसान परिश्रम ना करे तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। बिना उसके परिश्रम के ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। यानी कि अब मान लीजिए पानी है, अब पानी नदी का अगर सारे तटबंध तोड़ के खेत में बह जाए तो पानी तो मिल रहा है, लेकिन उसे एक प्रॉपर वे में पानी चाहिए होता है, कम एक बराबर मात्रा में, न कम न ज़्यादा। तो ये सींचने का काम कौन कर रहा है? क्या कहते हैं, किसान करता है। फिर धूप, तो भाई धूप में तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मिट्टी भी क्या है, मिट्टी में बीज बो देना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा उसको सही तरीके से देखभाल करनी भी ज़रूरत होती है, कब खाद डालनी है, जब फालतू के खरपतवार हो जाते हैं तो उनको हटाकर फेंकना है, तो बहुत परिश्रम होता है। अतः ये किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। तो उसकी गरिमा के कारण ही फसल अपनी महिमा को दिखा पाता है, ठीक है ना। फसल की महिमा कैसे होगी? जब किसान का परिश्रम होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अब हम आ जाते हैं भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसका भाव आपको बताना है। पहला आपके पास है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो मैंने आपको बताया था ना, ये दो पंक्तियां जो हैं वो साइंस को बताती हैं। क्या बताती है? साइंस बताती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है। कैसे चल रहा है? सूरज की किरणों के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही पेड़ अपना खाना बनाते हैं। जब खाना बनाते हैं तभी उसमें फल या फूल उपजता है, ठीक है ना। तो वही चीज कहा, सूरज की किरणों का रूपांतर है, यानी कि सूरज की किरणें तब्दील होती हैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तब फसल में वो अनाज उपजता है। ये चीज उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अव्यय ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ने में हवा की थिरकन का भी योगदान होता है। आप तो ये तो लिख दो, लेकिन उसके बाद जो साइंटिफिक चीज़ है उसको भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके से चीज़ों को समझाया। एक भाव तौर पर समझाया है कि सूरज की किरणें जो हैं वो पेड़ की को उपजाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें पौष्टिकता देने के लिए बहुत ज़रूरी है। हवा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीज़न मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस आपको बताया है वो भी आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं रचना अभिव्यक्ति पर।
ठीक है, क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 5 है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। ये एक पंक्ति बताई गई, उसने बोला हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब इसी पे हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, सबका अलग अलग बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? अब जो मिट्टी में जो गुणधर्म होता है, इसको आपसे बोला जा रहा है कि आप किस तरीके से इसको परिभाषित करना चाहेंगे। तो क्या है? मिट्टी के गुणधर्म का आश्रय है मिट्टी से मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व। तो समझ में आया? मिट्टी ऐसा नहीं है कि वो फालतू की चीज है। मिट्टी से अगर अनाज उपज रहा है तो मिट्टी में भी बहुत ज्यादा पोषकता होती है, इसीलिए तो मिट्टी में और उसकी पोषकता बढ़ाने के लिए खाद को डाला जाता है। मिट्टी को जो है वो गुड़ाई करी जाती है ताकि उसमें पूरी तरीके से प्रॉपर वे से पानी और हवा जा सके, है ना। तो मिट्टी में क्या होते हैं? बहुत सारे प्राकृतिक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये सारी चीज़ें फसल में आती हैं, जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अलग अलग मिट्टी अलग अलग जगह की मिट्टी है, तो उनमें हर जगह अलग अलग पोषक तत्व होंगे। तो इसीलिए एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी से अलग हो जाती है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। मिट्टी कितनी उपजाऊ, देखो इसलिए कहते हैं ना, एक जगह की जमीन बंजर है, एक जगह की ऊसर है। तो ऊसर का मतलब क्या होता है? मतलब आप एक जगह बंजर है और एक जगह उपजाऊ। तो इसका कारण क्या है? इसका ये होता है कि उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व, कितने खनिज पदार्थ हैं। अगर किसी जमीन में ये सारी चीजें नहीं होती तो वहां पेड़ नहीं उपज सकते, सिंपल। अब जैसे देखिए रेगिस्तान में तो रेत हो जाती है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां जैसे अब लद्दाख है, अब वहां पर भी पेड़ ज्यादा नहीं उगते। कारण क्या है? वहां मौसम क्या वही फर्क है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर की उर्वरता मर जाती है। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं कि जो ज़मीन में जो इस तरीके की उर्वरता होती है, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व होते हैं, वो ज़मीन ही अच्छी फसल को उपज सकती है। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली, आज के समय में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं कि जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति को ख़त्म कर रही है। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें, खास तौर से जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो देखिए क्या है। वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती, बहुत ज़्यादा प्रदूषण, इतना कचरा है। प्रदूषण मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसे ऐसे ही फेंक दें तो वो मिट्टी में जाकर, अब जैसे प्लास्टिक है वो खपता नहीं, लेकिन बाकी जो गंदी चीज़ें अगर खपती हैं तो क्या होता है? उसकी उर्वरता को खत्म कर देती। खत्म नहीं करेंगी तो कम तो कर ही देती है ना। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत होता जा रहा है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। अब देखिए, अगर आप आज से चले जाओ 20-25 साल पहले, अब आप तो नहीं जा सकते, आप अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से जाके पूछो तो खेतों में ये यूरिया नाम की कोई भी खाद नहीं पड़ती थी, आजकल पड़ने लगी। पहले क्या होता था? गाय का गोबर है, यही डालकर खेतों में काम चलाया जाता था और उस समय खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जैसे जैसे क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने से क्या हुआ, मिट्टी में वो उर्वरता शक्ति कम होती गई, जिसकी वजह से जो सिर्फ हम लोग गाय का गोबर डालने से जो फसल अच्छी हो रही थी वो अब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं ये यूरिया टाइप की जो खादें हैं वो डालनी शुरू की गई, जिसकी वजह से फसल तो अच्छी होती है लेकिन उसमें पौष्टिकता उतनी नहीं होती। तो तभी लोग कहते हैं कि भाई पहले के समय का अनाज खाया हुआ है तो ज़्यादा मजबूत है। पहले का समय का अनाज का मतलब क्या हुआ? वो पूरी तरीके से शुद्ध था, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल जो है कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली गई थी। अब क्वाली का था गाय का गोबर शुद्ध, मिट्टी शुद्ध, उससे उर्वरता शक्ति बढ़ती थी और एकदम शुद्ध अनाज उपजता था। तो इससे क्या होता है? फसल पे बुरा प्रभाव पड़ता है और वही फसल जो हम खाते हैं तो हमारा शरीर भी उतना मजबूत नहीं बन पाता। अब आप चले जाइए हम लोग के दादा दादी वगैरह के पास, देखिए वो अपने समय में हमसे कहीं लाख गुना जो है वो हेल्दी, हम लोग अभी से हम लोग कभी कहीं यहाँ दर्द है कहीं वहाँ दर्द है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर वो आर्टिफिशियल चीज़ खा रहा है।
नेक्स्ट है, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? अगर मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ दे तो क्या हम किसी तरह की जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब मान लीजिए हम खा रहे हैं फसल, अगर फसल नहीं उगेगी तो हम क्या खाएंगे? सिंपल सी चीज़ है। तो मिट्टी में अगर वो गुणधर्म, वो उर्वरता, वो पोषक तत्व, वो खनिज पदार्थ नहीं होंगे तो जो फसल उग भी रही है वो सिर्फ हमारे पेट को भरेगी, हमारे शरीर को मजबूत नहीं बनाएगी। ठीक है, पहली चीज़ है। तो इस कंडीशन में अगर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ भी देती है तो जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, वो हमें कोई भी फायदा करने वाली नहीं। तो वही चीज़ है कि अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो मानव का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक चलेगा, और अगर नहीं है तो ये जान लीजिए, क्योंकि अब देखिए हमें फसल तो वहाँ से मिल ही रही है, लेकिन हमारे लिए सांस लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन, वो भी हमें पेड़ों से मिल रही है। वो पेड़ भी उपजाऊ ज़मीन में है। अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और हम नहीं जीवित रह सकते। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर गर्म होता जाएगा और हमारे लिए ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। सिंपल, एक चीज़ से हर एक चीज़ कनेक्टेड है। हम कह रहे हैं ना, हर चीज़ एक सर्कल में चल रही है, हर एक चीज़ से कनेक्टेड हमारा जीवन है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने से हमारी क्या भूमिका हो सकती है? अब ये पूछा जा रहा है कि मिट्टी का गुणधर्म और बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अच्छा है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए, क्योंकि वो हमारा जीवन है। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, ये ध्यान लेना। हम स्वयं जागकर दूसरों में जागरूकता ला सकते हैं, यानी कि पहले तो अपने आप को अवेयर कीजिए कि इसका गुणधर्म कैसे बढ़ाया जा सकता है, या जो है उसे हम कैसे संभाल सकते हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा तब हम दूसरों को इस बारे में समझाएंगे। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, उसे खराब नहीं करना है। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। तो मिट्टी को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसको पोल्यूटेड नहीं होना, गंदा पानी, कचरा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो ज़मीन में दबाने की कोशिश करते हैं वो हमें नहीं करनी। अब दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हम उतना कचरा फैलाते हैं। तो हमें उतना कचरा फैलाने से हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो रिसाइकिल हो सकती। प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता, प्लास्टिक सबसे बेकार चीज़ है, तो उसका यूज़ हमें जितना हो सके बंद करके ख़त्म ही कर देना, ये काम करना है। तो वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो रिसाइकिल, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। पेपर है, आपका कांच है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस चैप्टर के हमने जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो आपको कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। अब क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस पेपर बनाकर डाल दिया है, उसको ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सॉल्व करिए। रिटेन में आपको सॉल्व करना है। 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिस पेपर है जिसमें 2 आपके काव्यांश दिए गए हैं कविताओं से रिलेटेड, 5 मार्क्स के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल 30 मार्क्स का है। इसे आपको करना है और टेलीग्राम चैनल पे इसे पोस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों मैं को कह रही हूँ, इससे आपको एग्ज़ाम तक आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपकी जो राइटिंग संबंधी, मिस्टेक संबंधी, स्पीड संबंधी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, आप एक कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। आपको हम पहले से ही इतना मजबूत कर देंगे। एग्ज़ाम में 1 महीने में ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन लेकर आऊँगी, आप अच्छे से उसको देखिएगा कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही हैं कि नहीं, उनमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार
कहाँ पर? इसी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब मिल रहा है जो आपको चाहिए, और वो भी बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।